नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से चल रही है, क्योंकि अब आपकी क्लासेस एक रूटीन के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, एक शेड्यूल बन चुका है और उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत रोचक तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और आप साथ में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अब नियोजित कर पा रहे होंगे। सिलसिला शुरू हो चुका है तो इसकी नियमितता भी आप सब बनाए रखिएगा। सबसे पहले गुजारिश आप सबसे यही है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी क्लासेस का शेड्यूल फॉलो करिए और आप मॉडिफाइड टाइम टेबल फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास को फॉलो करिए, लेकिन नियमित रूप से क्लास जरूर करिए। तो उसी नियमितता को बनाए रखते हुए हम लोग आज की क्लास में अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक आप फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 2 या अध्याय 2 का जो शीर्षक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस टॉपिक को मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है और अब तक आपने क्या पढ़ा। यानी इस अध्याय को ही मैंने एक नाम भी दिया था कि इसे हम प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां कह सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। तो एक बार नजर डालिए कि जो ये आपका चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज आप लोग लेक्चर 3 पर आ गए हैं, यानी तीसरा लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। तो अब तक इस पर 2 लेक्चर हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में आपने यह समझा कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का मतलब क्या होता है, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति को, प्री हिस्टोरिक कल्चर को पाषाण काल क्यों कहा गया है, पूरे पाषाण काल को हम कितने चरणों में बांटते हैं, आरंभिक चरण क्या कहलाता है, यानी जो अर्लीस्ट लाइफ थी ह्यूमन बीइंग की वो क्या कहलाई, इसके बाद अगली स्टेज कौन सी आती है, इसके बाद अगली स्टेज कौन सी आती है। तो बहुत ब्रीफ में पिछले 2 लेक्चर को हम लोग रिवाइज करते हुए आज आगे के लेक्चर पर बढ़ेंगे और आज आपके इस अध्याय का ये अंतिम लेक्चर होगा और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, बहुत सीधा सा इसका अर्थ है कि इंसान जब अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। वो भोजन को पाने के लिए भोजन को संग्रहित करना पड़ता था, जुटाना पड़ता था, यानी फूड कलेक्टर था वो। तो उसके भोजन की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति का माध्यम था जानवरों का शिकार और कंद मूल फल इकट्ठा करना। इसीलिए आप कह सकते हो खाना बदोश जीवन जीता था। लेकिन फिर उसके जीवन में एक बदलाव आया और वो खेती बाड़ी करना सीख गया, यानी फार्मिंग स्टार्ट कर दी उसने और यहां से वो खुद खाद्य उत्पादक बन गया। तो देखिए उसके जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। पहले खाद्य संग्रहण करता था, फूड गैदरिंग करता था और उसके बाद वो फूड प्रोड्यूसर बना, यानी खाद्य उत्पादक बन गया। तो खाद्य संग्रहण से यात्रा शुरू हुई, खाद्य उत्पादक तक पहुंचा और फिर ये यात्रा कभी रुकी नहीं। आज भी हम लोग निरंतर प्रगति पर हैं और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम निरंतर नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तो इसी पूरे अध्याय से आपको यह पता चलता है कि मानव जीवन आज के लाखों साल पहले जब शुरू हुआ तो वो कैसा था। तो इस संदर्भ में अब तक बहुत विस्तार से बच्चों आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जरा उसको एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी अध्याय को मैं एक नया नाम दे रहा हूं यहां पर, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां। prehistoric culture of India। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या समझाया गया कि प्राग इतिहास का मतलब क्या होता है, यानी आपने एक टर्म सीखा था, प्राक और इतिहास इन दोनों से मिलकर बना है
प्रागैतिहास। ठीक है, तो प्री प्लस हिस्ट्री, इससे बना प्री हिस्टोरिक। अब जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक संस्कृति, तो इसका मतलब होता है कि अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड जिसके विषय में हमें जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ पास्ट या सच टाइम पीरियड ऑफ पास्ट which knowledge is based only on archaeological sources। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मैंने शॉर्ट में आर्कियोलॉजिकल लिखा है, बाकी आर्कियोलॉजिकल की स्पेलिंग आपको क्लियर ही है। तो सच टाइम पीरियड ऑफ पास्ट विच नॉलेज इज बेस्ड ओनली ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी मैंने आपको पहले अध्याय में पढ़ाया था कि इतिहास का मतलब अतीत के बारे में जानना। किसका अतीत? मानव का अतीत, मानव के जीवन का अतीत, कि मानव का समाज कैसे बना, मानव का राजनीतिक व्यवहार क्या था, हमारा आर्थिक जीवन कैसा था और हमारी संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। तो इन सभी संदर्भों को जब हम एक विषय के रूप में देखते हैं तो उसे कहते हैं इतिहास। तो पहला लेक्चर आपको याद होगा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था मैंने, इतिहास का मतलब ही होता है कि मानव जीवन से जुड़े विविध पक्षों का अतीत जानना, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना, यानी ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के पास्ट के बारे में जानना ही हिस्ट्री है। और पास्ट को जानने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, एक रिटन रिकॉर्ड्स यानी लिखित साधन, और एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी तरह तरह के पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आपने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे पुराने जमाने के सिक्के मिल गए, या पुराने समय के इसी तरीके से कोई बर्तन मिल गए, पुराने जमाने की कुछ इमारतें मिल गई, कोई भी ऐसा अवशेष मिला जो भौतिक रूप में हमें उपलब्ध हो, फिजिकल रिमेन्स हमें मिला हो और वो मानव के बारे में बता रहा हो, तो उसे हम पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद कौन होते हैं और पुरातत्व से हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है, ये सब बातें आपने पिछली क्लास में सीखी और इसको आपने पहले अध्याय में पढ़ा। ऐसे ही लिखित प्रमाण कैसे हमें इतिहास बताता है, ये भी आपने सीखा। तो जब अतीत का एक ऐसा कालखंड हम देखते हैं जिसमें कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं, कोई रिटन अकाउंट्स है ही नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मानव का जीवन कैसा आप देख रहे हैं वो आखेटक है, यानी वो अपनी जो सबसे बेसिक नीड्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट उसकी नेसेसिटी है, बहुत मूल जरूरत है उसकी, यानी भोजन, उसको पूरा करने के लिए उसे प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। आप जानते हैं बच्चों कि अगर एक गरीब परिवार हो, अपने घर का गुजारा ठीक से ना कर पा रहा हो, तो उनके परिवार के बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय काम पर भेजा जाता है, क्योंकि पहले पेट की जो है भूख शांत करनी पड़ती है, तब हम अपने जीवन में उन्नति के बारे में सोचते हैं। तो इंसान को पहले भोजन की जरूरत थी और वो भोजन उत्पादक नहीं था, खाद्य उत्पादक नहीं था, तो इसलिए ऐसे दौर में पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात हो गई, यानी कोई लिखित प्रमाण इनका उपलब्ध हो ही नहीं सकता। तो आखिर इनका अतीत हम कैसे जाने, ये तो लाखों साल पहले का इतिहास है। तो इनका भी अतीत हमें पता चला है
और इनका अतीत हमें पत्थर के उन औजारों से पता चला जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे। आपके मन में आया होगा कि सर ये पत्थर के औजार बनाते ही क्यों थे, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इनकी आवश्यकता थी जानवर का शिकार करके अपना पेट भरना। तो जानवर से लड़ने के लिए, जानवर से सुरक्षित रहने के लिए, उसका शिकार करने में सक्षम बनने के लिए इन्हें औजार की जरूरत थी, और औजार बनाने का सबसे नेचुरल वेपन इनके पास था पत्थर। तो पत्थर का इन्होंने इस्तेमाल किया और इस तरह से इन्होंने पाषाण उपकरणों के द्वारा जानवरों का शिकार करना सीखा, और इसी से हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती। यही कारण है कि यहां पर भारत के इस प्राग ऐतिहासिक संस्कृति को या इस कालखंड को भारत में इतिहास में पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो इसी को हम कह सकते हैं पाषाण काल। स्टोन एज। स्टोन एज। तो चाहे प्राग ऐतिहासिक संस्कृति नाम लिखा रहे और चाहे पाषाण काल, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्राग ऐतिहासिक संस्कृति क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया। और पाषाण काल इसे क्यों कहते हैं, यह भी आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब पूरे पाषाण काल का समय देखा जाए तो आप कह सकते हैं आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक, 6,000 वर्ष पूर्व तक, यानी फ्रॉम 20 लाख years ago up to 6,000 years ago from the present day। इस तरीके से पूरा पाषाण काल। एक तो पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि पत्थर के औजारों से हमें इनका इतिहास पता चला। पत्थर के औजार बनाते थे लोग। औजार क्यों बनाते थे यह भी आपको समझाया, और पिछले 2 लेक्चर में आपने बहुत विस्तार से कुछ बातें इसके अंतर्गत पढ़ी। तो एक तो पूरा पाषाण काल का समय यह माना जाता है। इसमें भी आपको क्या बताया मैंने कि संपूर्ण पाषाण काल को हम 3 अलग अलग चरणों में बांटते हैं। तो पाषाण काल के कौन 3 से चरण है, जरा उसको भी देखा जाए। ठीक है, तो इसमें एक चरण आपने देखा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। इसके बारे में भी आपने कुछ चीजें पढ़ी। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे पहली बात कि इसका पूरा कालक्रम है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक।
12,000 वर्ष पूर्व तक, ये आपको बता ही चुका हूं। तो पुरा पाषाण काल पूरे मानव जीवन के इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। आपने पढ़ा था 99% जो हमारा अतीत है वो इसी में समाया। इसमें भी आपने क्या पढ़ा था, इसकी भी 3 अवस्थाएं रही। एक को हम कहते हैं यहां पर निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज आपको बताया था। एक को कहते हैं इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा बताया था उच्च पुरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज। ये सब आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं बच्चों याद भी होगा। ये मानव जीवन का अगर देखा जाए तो 99% भाग कवर करता है। 99% हिस्सा हमारे अतीत का, 99% पार्ट यानी अतीत का 99% हिस्सा पूरा पाषाण काल ही है। तो ये बात भी ध्यान रखिए। अब ऐसे काल क्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि जो मध्य पाषाण काल है ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसका समय 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया। और फिर इसी तरीके से नौ पाषाण काल की बात करें अगर, तो 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक इसका समय माना गया। इस तरीके से कालखंड में इनका किस तरीके से विवरण है ये स्पष्ट हो गया। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी आपने देखी थी। जैसे अगर हम सबसे पहले पुरा पाषाण काल की बात करें, पुरा पाषाण काल की बात करें यानी अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको क्या बताई थी कि इस समय मानव जीवन कैसा था, आखेटक, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक लोग थे। ये खाद्य संग्राहक। तो इस समय मानव जीवन आरंभिक युग था। इसी को हम कहते हैं आरंभिक मानव, आरंभिक मानव यानी अर्ली मैन, जिनको हम आदि मानव भी कभी कभी कहते हैं, हमारे पूर्वज एसेंटर्स। तो इनका जो जीवन था, इनका जो लाइफ पैटर्न था वो था हंटिंग, फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग। ये अर्ली मैन के लाइफ की बात हो रही है। जो हमारे पूर्वज थे, अर्ली मैन थे, उनकी लाइफ का ये पैटर्न था। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि दूसरी जो अगली अवस्था आती है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज की अगर विशेषता देखी जाए तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसने पशुपालन की शुरुआत कर दी, पशुपालन की शुरुआत कर दी, और कृषि का आरंभिक साक्ष्य इसी समय से मिलना शुरू हो जाता है यानी एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर। इस तरीके की चीजें लगभग प्रारंभिक अवस्था में यहां पर आ जाती हैं। और नौ पाषाण काल की अगर हम बात करें, नौ पाषाण काल की अगर हम बात करें यानी नियोलिथिक एज की बात करें, तो नियोलिथिक एज में आप एक बहुत रिमार्केबल चेंज क्या देखेंगे कि मानव जीवन पूरी तरह से स्थायी हो चुका था, स्थायी जीवन का विकास संपूर्ण हो चुका था, और यहां पर ग्रामीण संस्कृतियों का उदय शुरू हो जाता है। यहां ग्रामीण संस्कृतियों का विकास शुरू हो जाता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए
तो आप कह सकते हैं स्टेबल लाइफ आई, स्टेबल लाइफ आई और रूरल एरियाज यहीं से डेवलप होने शुरू हो गए। ठीक है, रूरल कल्चर आने शुरू हो गए और कई तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियों का जन्म होता है। और एक और बहुत बड़ा परिवर्तन, नवपाषाण काल के अगले चरण में इंसान फिर मेटल यूज करना सीखता है, यानी धातु का प्रयोग करना सीखता है। तो नवपाषाण काल के अगले चरण में मानव ने, नवपाषाण काल के अगले चरण में या उत्तर चरण में मानव ने धातु का प्रयोग करना सीखा, धातु का प्रयोग करना सीखा और मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी। ये मानव जीवन की वो अवस्था थी जब वो पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग करने लगा। इसीलिए मानव जीवन की इस अवस्था को ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक, यानी कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसको नाम दिया गया है चैल्कोलिथिक एज या चैल्कोलिथिक कल्चर। अब ये चैल्कोलिथिक कल्चर का मतलब यहां पर क्या है? एज ऑफ कॉपर एंड स्टोन। मैंने आपको पहले ही बताया था, लिथ का मतलब होता है, यहां पर जो लिथ टर्म है इसका मतलब होता है स्टोन, और चैल्को टर्म यूज किया गया कॉपर के लिए। तो कॉपर और स्टोन दोनों का यूज करना वो सीख गया। यानी मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन, and this stage of human life was called Chalcolithic age। तो ये समझ में आ गया बच्चों, यानी कि हमने अपने जीवन की यात्रा खानाबदोश जीवन से की। खानाबदोश जीवन से हम पशुपालक बने, खेती बाड़ी करना सीखने लगे, स्थायी जीवन की तरफ बढ़ गए, गांव बसने शुरू हो गए, और गांव के साथ साथ आप देखेंगे इंसान ने ज्ञान विज्ञान की तरफ भी कदम बढ़ाया और धातुओं का प्रयोग करना सीखा। यानी उसने मेटलर्जी का ज्ञान प्राप्त किया होगा, धातु कर्म का ज्ञान प्राप्त किया होगा, क्योंकि मेटल्स हमें पहले ओर के रूप में मिलते हैं, एस्क के रूप में मिलते हैं, और माइनिंग करनी पड़ती है, और फिर हम देखते हैं क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, शुद्धिकरण उसका करते हैं, तब मेटल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ज्ञान विज्ञान की दिशा में इंसान ने प्रगति करना शुरू कर दिया। तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसी अवस्था आ गई जहां पर आप कह सकते हैं ग्रामीण संस्कृतियों का विकास होने लगा। यही है मानव जीवन की पूरी कहानी। तो इसी को आपने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा, आज उसको मैंने बहुत ब्रीफ कर दिया। अब एनसीईआरटी की बुक में इसी के बेस पर कुछ और बातें बताई गई हैं।
चलिए अब अपने बुक पर आ जाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये कहता है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषि की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान रखें। नहीं, पूरी तरह से जो कृषि का विकास है वो नवपाषाण काल की अवस्था है। मध्य पाषाण काल में प्रिमिटिव फार्मिंग या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, यानी खेती बाड़ी का एक तरीके से परंपरागत रूप या शुरुआत आप कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में हो जाती है। तो मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी पशुपालन, यानी जिन जानवरों का पहले वो शिकार करते थे, धीरे धीरे वो जान गए इसमें से किसे पालतू बनाया जा सकता है, अपने साथ पालने लगे। और इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कि फिर इंसान ने धीरे धीरे खेती करना सीखा और नवपाषाण काल में जाकर कृषि का विकास पूरी तरह से हुआ और यहीं से ग्रामीण संस्कृतियां जन्म लेती। तो आरंभिक कृषकों के बारे में जरा जाना जाए, पशुपालकों के बारे में जाना जाए, यानी ये बात कर रहा है कि जो मध्य पाषाण काल की अवस्था आई उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो पुरा पाषाण काल का जीवन कैसा था, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। मध्य पाषाण कालीन जीवन कैसा था, हम पशुपालक बन चुके थे, आरंभिक कृषि शुरू हो चुकी थी। और नवपाषाण कालीन जीवन कैसा था, तो आप देखेंगे यहां पर उल्लेखनीय प्रगति की कृषि पूरी तरह विकसित हो गई, फसलें पैदा करना हम सीख गए और इसके साथ साथ ग्रामीण संस्कृतियां बसने लगी, यानी गांव बसने लगे और मानव जीवन पूरी तरह से स्थायी हो गया, एक जगह पर टिकना पड़ा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप समझ रहे होंगे कृषि ही थी। तो अब ये कह रहा मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कोई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो मानचित्र जरा देखिए और नीले वर्ग यहां पर दिखाई दे रहे बिल्कुल स्क्वायर में। जैसे यहां पर एक नाम आप देखिए क्या लिखा है, बुर्ज होम। बुर्ज होम आप यहां मैप में देख रहे हैं, ये कहां आपको दिख रहा है, कश्मीर में। ठीक है, नीले वर्ग में आपको एक और नाम दिखाई देगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ आज की तारीख में अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान की एक जगह बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ेगा वर्तमान में। ठीक है, मैप में देखकर आप यहां नोटिस कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहां पर 2 नीले वर्ग में दिखाई दे रही है जगह, कोल्डीवा। कोल्डीवा, कोल्डीवा आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में। और कोल्डीवा के नीचे ही देखिएगा महागढ़, महागढ़ा लिखा है। महागढ़ा अगर देखा जाए ये भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, दोनों आसपास ही हैं। और फिर इसके साथ साथ यहां पर आपको चिरांद दिखाई देगा, चिरांद। चिरांद कहां पर है, बिहार में। तो ये नीले वर्ग में जो चीजें दिख रही हैं, ये मैंने यहां बगल में नाम भी इसीलिए लिख दिया। एक और यहां पर दाओजरी हेडिंग लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। दाओजरी हेडिंग। अब ये अगर देखा जाए तो आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं त्रिपुरा मिजोरम के आसपास का, यानी उत्तर पूर्व का इलाका, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, त्रिपुरा और मिजोरम के आसपास का, सॉरी मणिपुर के आसपास का क्षेत्र भी ले सकते हैं, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर के इलाके में। तो यहां पर जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है, यहां दूसरा नंबर देखिएगा लिखा नवपाषाणिक पुरास्थल, यानी ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो ये जितने भी नाम यहां लिखे हैं, ये सब जो महत्वपूर्ण पुरास्थलों के नाम है, ये सब नवपाषाण काल के पुरास्थल है, नवपाषाण काल के पुरास्थल। और यहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इनकी स्थिति को बताते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा होगा। तो चलिए जरा देखते हैं क्या कहता है। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, कृषि का पूरी तरह विकास जाकर कब होता है, तो आप देखेंगे नवपाषाण काल में। तो एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि नवपाषाण काल ही वो चरण था जब मानव जीवन में कृषि का पूरी तरह से विकास होता है और पशुपालन पूरी तरह से यहां पर सक्षम हो जाते हैं लोग। तो कृषि पशुपालन के संदर्भ में एक बात आपको बता दूं कि
कि मध्य पाषाण काल में एक बिगिनिंग केवल होती है, लेकिन नव पाषाण काल में पूरी तरह से कृषि इनका मुख्य जीवन आधार बन जाता है। आगे बढ़े, फिर ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। उपमहाद्वीप किसे कह रहे हैं तो आप मानचित्र से ही देख सकते हैं यहां पर कि ये उपमहाद्वीप इसलिए है क्योंकि मेहरगढ़ आज तो पाकिस्तान में पड़ता है, तब भी हम इसमें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी आएगा। आप पढ़ ही चुके हैं उपमहाद्वीप से क्या आशय है। तो आगे ये कह रहा है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं उसमें मेहरगढ़ और बुर्जहोम का नाम, इसके साथ साथ मैंने पूर्व की ओर बताया कोल्डीहवा, मागड़ा और जो यहां पर आप चिरांद देख रहे थे, और ऐसे दक्षिण भारत में भी कुछ पुरा स्थल आपको दिखाई देंगे। यानी साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं जैसे पय्यमपल्ली है, हल्लूर है। तो यहां दो नाम दक्षिण भारत के आप इसमें जोड़ सकते हैं, एक है हल्लूर जो कि कर्नाटक में है और एक है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली जो कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल हैं और ये ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें आरंभिक कृषकों के या पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दक्षिण भारत में आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के जो पुरातात्विक प्रमाण मिले, कहां से मिले, उत्तर अब दे पाएंगे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, मैंने लिख ही दिया राज्य का नाम, ये दोनों दक्षिण भारत से हैं। ऐसे ही पूछ ले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप देख रहे हैं बुर्जहोम और मेहरगढ़ जैसे इलाके, तो यहां मैंने लिख ही दिया कौन सा रीजन कहां पर है। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए बच्चों, जगह भी याद रखिएगा कहां पर पाई गई है, और ये नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। तो ये पूरा स्टैंजा किस तरीके का प्रश्न बना सकता है अब आप देख सकते हैं। तो आरंभिक कृषकों के साक्ष्य, पशुपालकों के साक्ष्य किन पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं, किन यहाँ प्राग ऐतिहासिक स्थलों से मिले हैं, ये सारे प्रश्न अब आप उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़े तो इसी को यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया गया है कि यहाँ फर्स्ट फार्मर्स की बात हो रही है, हर्डर्स की बात हो रही है। ये कहां से पाए गए, आर्कियोलॉजिस्ट को कहां से मिले हैं, तो साउथ इंडिया में कौन से दो यहाँ पैलियोलिथिक साइट्स हैं, या कौन से दो ओल्ड स्टोन एज के साइट्स है, सॉरी न्यू स्टोन एज के साइट्स है, या इसी तरीके से यहां पर कश्मीर के रीजन में कौन सा मिला है, या फिर ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं ईस्ट के रीजन में कौन सा मिला है, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में कौन सा मिला है। ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो इसमें मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डीहवा और महगड़ा, चिरांद, दाऊजली, हार्डिंग और इसके साथ साथ यहां पर पय्यमपल्ली और हल्लूर जो मैंने बताया था, ये इतने नियोलिथिक साइट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ठीक है, यानी कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों पर प्रश्न आने वाला है बच्चों। अगर परीक्षा में आ गया कि कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई गई, तो इसमें ये कम से कम जो मैंने नाम दी है, लिस्ट दी है, ये आपको याद रखना है। ये नाम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ये सारे नाम आपको याद रखने, ये एग्जाम में मैच करने को आ सकता। ये सब कौन से ऐसे स्थल हैं, तो आप आंसर लगाएंगे कि ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जरा देखा जाए। बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी क्या किया गया, उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, इससे हमें पौधों और पशुओं के कुछ अवशेष मिले, जैसे पशुओं की हड्डियां मिली, पौधों के कुछ अंश मिले, जीवाश्म कह सकते हैं आप उसे। तो इनके नमूनों का इन्होंने अध्ययन किया। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष, ये क्या दिखाते हैं कि अनाज यानी कि उस समय ये लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में
विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि यहां खेती बाड़ी होती थी, ये कैसे पता चलता है पशुपालन करते होंगे, इसका आधार समझ में आ गया। यानी ये बताना चाहता है कि जो पुरातत्वविद लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि यहां खेती होती थी। भाई लाखों साल पहले की बात हो रही है, तो हम कैसे दावे से कह रहे हैं कि यहां पर खेती होती थी। तो अगर मेहरगढ़ का टाइम देखें तो आज के संदर्भ में लगभग 7-8 हजार साल पुरानी बस्ती है। 7-8 हजार साल पहले की बात आज कैसे हमें पता चल सकती है कि ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारे पास पुरातात्विक अनुसंधान है, रिसर्च है, और रिसर्च कैसे किए गए वो आपके सामने प्रमाण दे रहा। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी, ये कथन बन गया। और ये किस आधार पर कहा जा रहा है, तो वैज्ञानिकों को जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं, या पुरातत्वविदों को यहां से जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले, विभिन्न जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। ये यहां पर इसका कारण हो जाएगा। तो रिलेट करना सीखिएगा, परीक्षा में अगर इससे आया आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है कि जो बर्न्ट ग्रेन मिले, जले हुए अनाज के दाने, और इसके साथ साथ जो मैंने यहां पर यह कहा आपसे कि डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, ये इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि ये लोग हर्डर्स थे, ये लोग कहीं ना कहीं खेती करना जानते थे। यानी फार्मर और हर्डर्स की बस्तियां थी ये, यहां सेटलमेंट था इन लोगों का, ऐसा इस बेस पर दावा किया जा सकता। ये कौन से प्लेस की बात हो रही, जो अभी मैं आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स बता रहा था, जो पुरातात्विक स्थल बता रहा, वहां से ये सब प्रमाण मिले। आगे बढ़ा जाए, अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ने की बात कर रहा। अच्छा सोचिए कि स्थायी जीवन का मतलब क्या होता है। यानी एक तो है कि आप अपने कंधे पर बैग लादे और पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं रोजगार मिल जाए, आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, तो इसे कहेंगे कि यार क्या खाना बदोशों की तरह टहल रहे हैं। यानी कहीं आप स्थायी नहीं हो पा रहे, कभी यहां कभी वहां। तो एक जीवन मनुष्य का ऐसा था जहां पर वो भोजन जुटाने के लिए आज यहां है तो कल कहीं और है, और वो जानवरों के पीछे भागता फिर रहा है, तो उसे अस्थायित्व जीवन कहा जाता था। इसीलिए आपने क्या लिखा कि वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था, यानी खाना बदोश था, नोमैड था। लेकिन स्थायी कैसे हो गया? जमीन में उसने अनाज के दाने बो दिए। अब फसल तैयार होने में 2-3 महीने लगेगी। आप सब ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़े हैं तो इतना तो जानते ही हैं कि गेहूं के फसल की जब रबी सीजन में बुआई होती है तो वो तैयार कब होता है? आप देखते हैं जाकर के मार्च अप्रैल तक वो फसल तैयार हो पाती, उसकी कटाई होती है। या फिर जब बारिश का सीजन आता है, मानसून आता है, तो जुलाई अगस्त में धान की फसलें रोपित की जाती है, रोपण होता है उसका, और फिर धान की फसलें आगे जाकर तैयार होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समय लगता है फसल तैयार होने में। तो यदि आप खेती करेंगे और आप वहां से मूव कर गए, वहां से पलायन कर गए, फिर झोला उठाया चल दिए, तो फसल कोई और आकर काटेगा। तो अपनी फसल पाने के लिए, अनाज पाने के लिए हमें वहां रुकना पड़ेगा। तो वहीं पर ये एक जगह टिकने लगे और यहीं से स्थायी जीवन का विकास शुरू हो गया। तो ये कहता है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां मिली। अब भाई टिकेंगे तो वहां रहने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। बारिश हो रही है, हम भीग जाएंगे, रात में ठंडक लग रही है, तो उसमें कोई ना कोई मकान बनाना पड़ेगा जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। तो झोपड़ी बनाने लगे, घरों के प्रमाण मिलने लगते हैं जहां पर ये एक जगह पर रहने लगे। जैसे बुर्जहोम में, जो वर्तमान कश्मीर में पड़ेगा, यहां के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही। तो ये वाली लाइन आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए देखिए सीढ़ियां भी बनाते थे, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो अभी जो बताया भाई, धरती का जो गर्भ भाग है गर्म होता, यानी हम अगर गर्तावास बनाकर रह रहे तो गर्मी मिलेगी, तो यहां ठंड के मौसम में इनको सुरक्षा मिल रही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
यानी इस तरह का प्रमाण मिला है कि यहां पर आग जलाए जाते थे। इससे लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि मनुष्य एक जगह पर स्थायी तौर पर रहने लगा था। यही है स्थायी जीवन का विकास। आगे बढ़ते, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। देखिए, पत्थर के औजार मिलना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन का जब विकास शुरू हुआ, हम खेती बाड़ी करने लगे तो शिकार करना छोड़ दिया। शिकार तो हम आज 21वीं सदी में भी कर रहे हैं, आज भी लोग हंटिंग करते हैं। यहां तक कि मानव का बस चले तो वो वाइल्ड एनिमल का भी हंटिंग करे। लेकिन अब तो कानून बन चुके हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है कि आप उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप शिकार करेंगे तो सलमान खान वाली हालत होगी, आप पर मुकदमा चलेगा, केस होगा, जैसे चिंकारा का उन्होंने शिकार कर लिया था। तो कहने का मतलब यह कि मानव की प्रवृत्ति है कि वो आज भी शिकारी है। हम मछली मारते हैं, मछली खाते हैं, या बहुत सारे आप देखते हैं जानवरों के आज भी कहीं ना कहीं मीट मांस खाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि पत्थर के औजार ये बनाना तो उनकी आवश्यकता थी ही थी, शिकार करना नहीं छोड़ दिया था, लेकिन खेती बाड़ी का काम भी सीख गए थे। दूसरी तरफ इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग है। यानी पुरा पाषाण काल के जो उपकरण मैंने आपको बताए थे, बड़े आकार के होते थे, थोड़ा भद्दे पत्थर के होते थे। भद्दे मतलब कि बहुत तराश कर बहुत अच्छे से नहीं बनाया गया। लेकिन अब नव पाषाण काल में इनके पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक में भी बदलाव दिखाई देगा, टेक्निक भी बदल गई। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो नव पाषाण युग के पत्थर हैं, ये पालिशदार पत्थर के औजार बनाने लगे थे। पालिशदार पत्थर के औजार। देखिए बच्चों, आज भी घरों में हम लोग पत्थर के कई उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मानव जीवन में कुछ चीजें शाश्वत रूप से चली आ रही हैं, वो लाखों साल पहले भी थी, आज भी है। जैसे आज ज्ञान विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है। आप कोई भी चीज अगर कूटना पीसना चाहते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज भी गांव में चले जाइए तो आप देखिएगा सिलबट्टा भी होता है। बहुत सारे घरों में आप पाएंगे आज भी यहाँ सब्जी के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है, सिलबट्टे पर ही हल्दी धनिया पीसी जाती है। तो ये दिखाता है कि पत्थर मानव जीवन का हिस्सा रहा है, उसके घरेलू चीजों में इस्तेमाल में रहा है। और आपने शायद ओखली भी देखी होगी जिसमें धान कूटा जाता है। आप लोग शायद उस जनरेशन से नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव जब भी गया हूं तो इन चीजों को देखा हूं। आज भी कहीं कहीं गांव में ये सारी चीजें दिखाई देती। हालांकि अब समय बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये बता रहा हूं कि किस तरह से मानव जीवन प्रारंभिक अवस्था में रहा होगा। तो नव पाषाण युग के जो ये पत्थर के उपकरण हैं, ये धारदार और अधिक पहने कैसे हैं? पालिशदार पत्थर। आप किसी चीज को बहुत घिसकर चिकना कर देते हैं तो ज्यादा धारदार हो जाता है। तो यही तो बता रहा है कि इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग होने लगा। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये सारे स्टेटमेंट जो बच्चे हैं, ये परीक्षा में आने ही आने। यानी पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग नव पाषाण युग की एक विशेषता है, जबकि पुरा पाषाण युग में मैंने आपको बताया था जो हस्त कुठार या फिर हैंडेक्स की बात की थी, यानी कि भद्दे और मोटे आकार के पत्थर प्रयोग किए जाते थे। फिर इसके साथ साथ आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों से भी औजार बनते थे, पत्थरों से भी औजार बनते थे, और किन चीजों का कहां पर प्रयोग था ये आप आज व्यवहारिक ज्ञान भी रखते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ से दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पालिशदार पत्थर के औजारों का निर्माण किस कालखंड की विशेषता है, यानी पॉलिश्ड स्टोन टूल्स किस समय यूज किए गए थे? नियोलिथिक एज में। तो ये पॉइंट याद रखिए। और फिर इसके साथ साथ ओखली का प्रयोग, मूसल का प्रयोग यहां पर अनाज पीसने के लिए, अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ा जाए तो आप देख सकते हैं नव पाषाण युग के कुछ उपकरण दिए हैं। यानी यहां पर इस तरह के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये नव पाषाण युगीन उपकरण हैं। ये नुकीले हैं,
आप देख रहे हैं धारदार है और इससे लगता है कि इनके पाषाण उपकरण के बनाने की तकनीक में भी परिवर्तन आया था। तो आप एक बात याद रखिएगा, पिछली क्लास में पढ़ा था मध्य पाषाण युग में छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हुआ, पुरा पाषाण काल में बड़े आकार के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हुआ। तो नव पाषाण काल में आपने अंतर क्या देखा कि अब पॉलिशदार चिकने या धारदार पत्थर के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ के बारे में कुछ बेसिक बातें आप सबको क्लियर की, जिसमें मैंने कहा बुर्ज होम के बारे में याद रखिएगा, जो कश्मीर से मिला एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहां से पिट हाउसेस मिले हैं, यहाँ पिट हाउसेस बनाए जाते थे जो ग्राउंड के अंदर डक करके बनाए जाते थे। यहाँ स्टेप्स भी पाए गए हैं और इस तरह से दिखाता है कि इनका शेल्टर हुआ करता था, खासकर कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ये करते थे। इसके अलावा आपको बताया कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने लाइफ का पैटर्न जो बनाया, खासकर नियोलिथिक एज में, उसमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का ये लोग इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो यहाँ नियोलिथिक साइट्स के जो नियोलिथिक एज के जो यहाँ मिले हमें स्टोन टूल्स, वो आप पाएंगे कि वो अब चेंज थे और इसमें सबसे खास बात मैंने बताई, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का प्रयोग करना शुरू कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ न्यू स्टोन टूल्स आप यहां पर देख सकते हैं। नियोलिथिक स्टोन टूल्स का मतलब ही न्यू स्टोन टूल्स का है, जो आपके सामने इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। फिर नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि अब आप कह सकते हैं मृदभांड का निर्माण शुरू हो चुका था। मृदभांड का मतलब होता है पॉटर्स, यानी पॉटरी। तो पॉटरी का मतलब सीधा सा हुआ कि कुम्हार, यानी यहां पर जो पहिए या चाक का इस्तेमाल करके मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, कुम्हार की कला आ चुकी थी। यानी पॉटर्स के बारे में अब ये लोग अवेयर थे, पॉटरी के बारे में जानते थे। कब? नियोलिथिक एज में। तो नव पाषाण युग की एक विशेषता और थी कि अब अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बाकी बर्तन का प्रयोग किस लिए करते थे? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अनाज रखने के लिए इसका प्रयोग था, या बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। जैसे चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी ये इनका मुख्य भोजन बनता जा रहा था, चावल, गेहूं और दलहन। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनना धीरे धीरे सीख गए थे, यानी कपास की खेती भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। तो नव पाषाण युग के जीवन का बदलाव जरा देखिए, यानी कपड़े बुनना भी एक कला आ गई, विविंग करना जान गए। इसके साथ साथ कपास की खेती शुरू हो गई, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आ गई। तो ये नव पाषाण युग का डेवलपमेंट है, नियोलिथिक एज का डेवलपमेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप कॉटन फार्मिंग याद रखिएगा, नियोलिथिक एज में स्टार्ट हो चुका था। इसके साथ साथ विविंग ऑफ क्लॉथ, ये इससे अवेयर हो चुके थे। इसके साथ साथ मैंने कहा पॉटर्स के बारे में, यानी पॉटरी के बारे में जान चुके थे, और क्या यूज था इसका ये आप समझ ही रहे। आगे बढ़ा जाए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है, यानी इनमें क्षेत्रीय विविधता थी, इसमें रीजनल डिफरेंसेस मिलेंगे। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में क्षेत्रीय विविधता भी थी। कहीं पर अभी भी पुरापाषाण कालीन संस्कृतियां ही जारी थी, तो कहीं पर इनका नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का प्रभाव ज्यादा आने लगा था। ठीक, तो ये जो पूरा आपका स्टैंजा है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट आया तो ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई जगह पर आप देख रहे हैं स्त्री पुरुष अभी भी शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे। जैसे आज भी मैं आपको बता दूं बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और शायद हम लोगों ने क्लास में चर्चा भी की।
आज भी हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे आइलैंड से जहां खानाबदोश लोग रहते हैं, आज भी वो आखेटक है, आज भी वो खाद्य संग्रहण करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम 21वीं शताब्दी में आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। कई ऐसे जातियां हैं, जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं जो आज भी मुख्यतः वन जीवन ही जीते हैं, वन्य उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। और दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग ज्ञान विज्ञान की तकनीक से अभी भी पीछे हैं। उनका परिधान देखिएगा, पहनावा देखिए, उनके रहन सहन को आप देखिए तो पाएंगे लगेगा जैसे पाषाण कालीन लोग हैं। तो आज फिलहाल ये बहुत सीमित है, लेकिन पूरे दुनिया में खासकर अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में ऐसी जनजातियां आज भी मिलती हैं। और भारत में खासकर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आज भी पाषाण कालीन लोग अस्तित्व में मौजूद हैं। फिर यहां पर और ये कह रहा है कि धीरे धीरे यहां परिवर्तन जारी रहा। फिर अब हम मेहरगढ़ का एक उदाहरण जरा लेने की कोशिश करें तो मेहरगढ़ की अब ये बात करता, कहता मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढना क्या है, ये तो आपको मैं कई बार बता ही चुका। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ये कहां पर है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत ये पड़ेगा। और पाकिस्तान में एक राज्य है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान के अंतर्गत आएगा मेहरगढ़। अब ये क्या कह रहा है जरा देखा जाए। ये कहता है ये ईरान जाने वाले, अब ये लाइन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यानी यहां पर नोटिस करिए क्या क्या बता रहा, बोलन दर्रे के पास है। ठीक है, दर्रा आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में आने जाने का मार्ग होता है, आपको ज्योग्राफी में थोड़ा सा बताऊंगा भी। दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में जो जाने का मार्ग होता है उसे पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ये आप इतना केवल समझ लीजिए कि पर्वत के आर पार जाने का मार्ग जो होता है वो उसे कहते हैं दर्रा। तो बोलन दर्रे के पास फिर ये हरा भरा समतल स्थान है। ईरान जाने वाले मार्ग पर ये स्थित है मेहरगढ़, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जो ईरान से लगा हुआ। मेहरगढ़ संभवतः, अब ये अगली लाइन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है बच्चों, इसे आप जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यानी ये स्टार पॉइंट मैं दे रहा हूं कि आ सकता है मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास यहां पर इस तरह की क्रियाएं हो चुकी थी। ये नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है, यानी ये दिखाता है कि नवपाषाण काल में किस तरह से ये लोग स्थायी जीवन जी रहे थे, खेती बाड़ी में काफी सक्षम हो गए थे। यानी जौ उगाना, गेहूं उगाना, ये इस बात का प्रमाण है कि कृषि का विकास यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका था। पशुपालन में मुख्यतः भेड़ बकरी जैसे पशुएं पालना इनका मुख्य आर्थिक जीवन था। तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा स्टैंजा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अहम था। अब यहां देखिए विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली है। क्या दिखाता है कि पशुपालन कितना विकसित अवस्था में था। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। यानी कि कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अब ये दोनों चीज भी ध्यान रखना है, किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं, चौकोर और आयताकार, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के शेप में। खासकर यहां पर आप उसका एक चित्र भी देख रहे हैं। ठीक, प्रत्येक घर में, अब ये लाइन परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अनाजों का भंडारण किसी कमरे में किया जाता होगा, गोदाम जिसको हम कहते हैं। तो गोदाम जैसी चीजों के भी अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। यानी ये क्या लाइन दिखा रही, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों।
ये दिखा रहे हैं कि ये लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे, यानी पारलौकिक जीवन में विश्वास, पारलौकिक जीवन में विश्वास ये लोग रखते थे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये सोचे मरने के बाद भी कोई जीवन है, पुनर्जन्म होगा, हम फिर से स्वर्ग नरक जैसी चीजों की कल्पना करें, तो मरने के बाद के जीवन को सोचना ही पारलौकिक जीवन का, यानी इस लोक में तो जीवन है ही, पुण्यात्माएं दूसरे लोक में भी रह रही हैं, तो इसकी प्रति विश्वास को ही पारलौकिक जीवन में विश्वास कहा जाता है। तो ये कह रहा है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इनकी आस्था किस बात को लेकर है? पारलौकिक जीवन को लेकर। इसलिए कब्रों में आप देखियो क्या कर रहे हैं, मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते हैं कि भाई इस लोक में तो इनको इसकी जरूरत पड़ती ही थी, जब ये परलोक सिधार जाएंगे तो वहां भी तो इनको सामान की जरूरत पड़ेगी। तो इस नजरिए से लोग कब्र में सामान रख देते थे। दो बात स्पष्ट हो गई, यानी जो दफनाने की या अंत्येष्टि क्रिया थी, इनकी अंत्येष्टि क्रिया कैसी थी? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे कब्र बनाए जाते थे और दफनाने की प्रक्रिया अपनाते थे। शव को जलाने के बजाय उसे बरीड किया जाता था, दफन किया जाता था। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोग इस लोक में तो खा ही रहे हैं, परलोक में भी भाई भूख लगेगी तो खाने के लिए कुछ तो रख दिया जाए। तो इसलिए कब्र में यहां पर दफनाने के साथ साथ उसकी बकरी को भी रख दिया गया। ठीक, तो ये प्रमाण यहां पर दिखाई दे रहा है। एक ये कब्र मिली है, मेहरगढ़ की कब्र में इस तरह का अवशेष मिला है, जहां आप देख रहे हैं इंसान का जो है जीवाश्म है, यानी ये उसके अस्थि अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ बकरी भी इसके साथ यहाँ दफना दी गई है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान का जीवन कैसा रहा होगा। तो कुल मिलाकर बच्चों, अगर आप इस पूरे स्टैंजा को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पाषाण कालीन जीवन कैसा था। अब यहाँ पर अन्यत्र यानी दुनिया से अन्य जगहों से कुछ उदाहरण लिया गया, जैसे फ्रांस की गुफा में चित्रकारी का एक पुराना प्रमाण मिला। तो अपने एटलस में फ्रांस ढूंढिए, फ्रांस आप जानते हैं यूरोपियन कंट्री है। ये फ्रांस की गुफा का एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसके चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए, यानी कि पाषाण कालीन लोग भी चित्रकारी करना जानते थे। तो ये पूरा स्टैंजा यही बता रहा है कि किस तरह से चित्रकारी की कला प्राग ऐतिहासिक काल में, यानी पेंटिंग की यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में डेवलप हो चुकी थी। फिर इसमें रंगों को लौ एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया। टेक्निक देखिए कि रंगने के लिए इन्होंने किस तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे एक नवपाषाणिक पुरास्थल और दुनिया से उदाहरण लिया गया, टर्की से लिया गया है। तो नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल टर्की का एक स्थान है चाताल युग। चाताल युग टर्की में है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहां से भी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे यह दिखाया गया कि दुनिया भर में पाषाण कालीन जीवन किस तरह से था। तो बच्चों, कुल मिलाकर आज आपने यहाँ पर पाषाण काल के अध्याय से जो बाकी बातें बची हुई थी वो पढ़ी। उम्मीद करता हूं पूरा स्टोन एज कल्चर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। खासकर ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं ये बिल्कुल आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। यानी मध्य पाषाण काल का समय, बसने की प्रक्रिया लगभग कब शुरू होती है, नवपाषाण युग कब शुरू होता है, मेहरगढ़ में बस्ती कब, तो ये सारी चीजें ट्रांसलेटेड भी है। आप इसको पूरा का पूरा याद रखेंगे, एग्जाम में ये एज इट इज आ सकता है। तो चलिए अब टाइम है क्विज का, यानी आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके सामने इस अध्याय से जुड़ा पहला प्रश्न मैं सामने रख रहा हूं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं? अब गर्तावास अभी क्या बताया था, गड्ढे में घर बनाना, गड्ढे में घर।
तो जमीन खोदकर जो घर बनाए जाते थे इसी को पिट हाउस कहते थे। तो ये कह रहा पिट हाउस का एविडेंस कहां से मिला, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग पढ़ रहे थे। नो डाउट आप सही उत्तर लगाएंगे बुर्ज-होम, तो आंसर यहां पर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। अभी अभी आपने पढ़ा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रा समझाया, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी सही लिखा है। तो आप कहेंगे दोनों सही है, यानी इसका भी ऑप्शन डी होगा। इसको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है, बोथ आर करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आज हम लोगों ने पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया है। आपने आखेटक खाद्य संग्राहक से लेकर के खाद्य उत्पादक बनने तक की कहानी देखी। तो स्टोन एज को लेकर आपकी एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया था बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसमें आरंभिक नगर या अर्लिएस्ट सिटी की बात होगी। यानी हम लोग ग्रामीण संस्कृत तक पहुंचे थे, अब शहर कैसे बसे इस पर बात होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।